हमारा एक जो ग्रुप था ना, हाँ। तो ग्रुप में सुबह ही डिस्कशन होती है कि जो भी लड़का लड़की से बात करेगा तो ग्रुप से आउट हो जाएगा। ये अच्छा था। जरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मैं तो एक दिन ये दोनों गाड़ी में आते हैं, तो आगे असेंबली के अंदर थोड़ा लेट पहुंचे, तो हम रमन बालाजी के उनके डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, तो ये आते ही शुरू हो गए। मुर्दाबाद। मैं कहा यार थोड़ी शर्म करो, अभी उनकी गाड़ी में बैठे हो, अभी साथ में ही तो थे यार। ओए तेनू कितनी बार किया इसी बंद रख, तू बंद नहीं रहा तेनू। मैं जी कोई गल नहीं, कल तू बंद कर दिया। फिर बस दूसरे दिन मिला, मैं कहीं बड़े दाड़े बड़े मारते हो। कहता क्या हुआ? मैं कहा नर्सरी वाले को दाड़ा मारा आपने। कहता आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं तो बैठा था, नर्सरी वाला था। एक तो ये था कि हर्षदीप जी ज़्यादा जम्मू में रहते थे, मैं उधमपुर में रहता था, तो उनकी शरारत जम्मू में रहती थी, उधमपुर में रहती थी, एक दूसरे को संभालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो लीडर नहीं है कि मतलब मुझे कल आप कहेंगे कि मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जी हजूरी करनी है हमारी, वो हमारे बस की बात नहीं है। हम थोड़ा रिबेल कल को आप मुख्यमंत्री बन गए तो हम मिल सकते हैं ना इससे। मैं तो अपना सोच के चलूंगा ना। मुझे ये लगता है कि जम्मू स्टेट अलग बनेगी और हमारे हाथों बनेगी। क्या बात है ये, अभी आप ऑन रिकॉर्ड। बड़े लोगों ने कहा यार ये तो बीजेपी के साथ फिट हो गया, इसका टांका भिड़ गया है, ये तो जाएगा तो 5 महीने हो गए, क्यों नहीं गया? लेकिन आजकल तो आप फिलहाल पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर हो गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है? नहीं, फिर कहीं संन्यास लेने का इरादा तो नहीं ना? नहीं, अभी संन्यास दिलाना है लोगों को। दिलाना है? किनको दिलवाना है? और खासकर जब से कोरोना आया, मास्क पहन के पहचानता ही नहीं कोई। कई बार तो लोग अंदर नहीं घुसने थे भैया। चिंता नहीं करने के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जो कि 2002 में जब पहली बार एमएलए बने तो उन्होंने अपनी ओथ भी डोगरी में ली, वैष्णो माता का नाम लेकर की। जम्मू वालों के साथ इनको कुछ गहरा लगाव है और उधमपुर वालों को इनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। जी हाँ, मेरे साथ आज बलवंत सिंह मनकोटिया जी। मनकोटिया साहब, स्वागत है आपका द बकलोल टीवी में। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले कितने साल हो गए आपको पॉलिटिक्स में? मुझे लगता है कि 11th में इंटर करते ही थोड़ा सा चस्का ना, 11वीं क्लास में चस्का पड़ गया इसका। और समझो कि 11वीं क्लास से, और 11वीं मेरी लगता है मुझे अब इतना याद नहीं है, लेकिन कोई 86 लगभग 86 में 11th में इंटर कर गया था मैं। तो लेकिन कोई ऐसा कुछ किस्सा हुआ उसके बाद पॉलिटिक्स में जाने का हुआ, या कुछ पहला मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि मैंने पॉलिटिक्स में इंटर कर लिया? उसको मैं पॉलिटिक्स भी नहीं कहूँगा और सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं कहूँगा अपने आप को। स्टूडेंट का मैं थोड़ा सा ये था कि जब किसी स्टूडेंट के साथ कुछ होता था, वो बताता था, तो हमें लगता था कि मैं कुछ इसके लिए करूँ। तो बस ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मतलब प्लान्ड वे से नहीं पॉलिटिक्स में आए हैं। वैसे स्टूडेंट लाइफ में जब किसी भी स्टूडेंट को लगता था और आता था हमारे पास, हम कुछ करते थे, और आस्ता आस्ता जब हम कुछ करने लगे तो ज़्यादा लोग आने लगे तो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो ऐसा कोई मोमेंट आता है, सबसे पहला मोमेंट जब आपने कोई भाषण दिया हो या पब्लिक के सामने खड़े होके बोला हो? जी, पहली बार मैं जब कॉलेज में इंटर करा तो मुझे याद है मेरे एक दोस्त विनय जी, वो कॉलेज के टॉपर थे, और तो हम थोड़े से शरारती टाइप लड़कों में से थे। तो कॉलेज का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो कॉलेज की जितनी भी टीम थी, जो मतलब फैकल्टी मेंबर्स थे, प्रोफेसर्स थे, या जितने भी स्टाफ के, ज़्यादा मेजॉरिटी में वो चाहते थे कि वो विनय जी बने। अच्छा। मेरी तरफ झुकाव नहीं था, लेकिन मैं एक आध वोट से, मुझे लगता है 1 या 2 वोट से मैं जीत गया। अच्छा। तो जीत के ना, वो उससे पहले मैं बड़ी बार सोचता था कि मैं कभी बोलूँ स्टेज पे जाके, लेकिन ना वो जीतने का वो उतना मतलब जिसको कहते हैं ना खुशी हुई। तो मैं मतलब दौड़ता हुआ बाहर आया, और हमारा एक बाटिका हुआ करती थी वो लड़कियों की बैठने की जगह, तो उसको हम जंप करके अंदर आ गए। अच्छा। क्योंकि लड़की इंतजार कर रही थी, वो काफ़ी जो मेरी सपोर्टर थी, तो जंप करके अंदर आ गए। तो फिर मैं चढ़ा, एक प्लेटफॉर्म बना था, उसके ऊपर हीरो की तरह पूरा। हाँ, बस मैं बोल गया। क्या बोला पता नहीं, लेकिन मैं बोल गया। जो मैं कई दिनों से कई सालों से सोच रहा था मैं बोलूँ, तो मैं अचानक बोल गया। तो बस उसके बाद बोलता ही गया। लेकिन सीरियसली आपको मतलब देखकर भी लगता है इतने फिट हो पूरा, और आपकी खास सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियो बनती है पूरी, ऐसा लगता है हीरो की एंट्री हो रही है। सोशल मीडिया की टीम, एक तो आपने कोई स्पेशल हायर करके रखी है अपने लिए? नहीं, हायर नहीं किया। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे
दोस्त हैं जो ये सारा मैनेज करते हैं। हर ऐसा नहीं है कि कुछ मैनेज किया या कोई फाइनेंशियली, ऐसे दो जो टीम है अपनी, मतलब कि प्यार है उनको मेरे से और मुझे उनसे प्यार है, और वो अपने आप में करते हैं। दूसरा, ये आपने एक बात बहुत अच्छी बात करी कि आपकी हीरो जैसी एंट्री होती है। मैं एक आपको बता दूँ कि हीरो फिल्म में नहीं हीरो होता है, हर इंसान के अंदर हीरो होता है। सही बात। लेकिन हीरो बनना पड़ता है। हीरो कैसे बनना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल अपने घर की बात करें, हीरो कहाँ से शुरुआत होती है? घर से शुरुआत करते हैं, अपने घर से। आपके पापा, आपकी मम्मा, आपका बड़ा भाई, आपका क्लोज रिलेटिव किसी परेशानी में है, मुश्किलात में है, और जब आप कहेंगे पापा यार मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो उसके मन में आएगा मेरा बेटा हीरो है। आप पड़ोसी के, चाहे उसकी करो नहीं, पड़ोसी के पास जाओगे, दोस्तों को, मैं क्या कर सकता हूँ, तो हीरो बनने में कोई फिल्म थोड़ी देखनी पड़ेगी, लेकिन अपने आप में हीरो बन जाता है। कहीं वो विलन भी तो हर इंसान के अंदर छुपा होता है। नहीं, जब आप देखिए पॉजिटिविटी और किसी की हेल्प लेके आपके मन में ये ठान लियो कि मैंने किसी न किसी की मदद आज करनी है, तो आप हीरो बनोगे। आपको हीरो बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर लेकिन आप एक विलन वाली साइड छुपी है आपके अंदर, वो गुस्से वाली विलन वाली। नहीं, विलेन मतलब नेगेटिविटी नहीं है, गुस्सा तो आता है। गुस्सा देखो, गुस्सा तो मतलब जिन भगवान को हम मानते हैं, जिन भगवान को भी, चाहे वो हिंदू धर्म है या दूसरे धर्म है, मुझे नहीं लगता, मैं अगर हिंदू धर्म की बात करूं, जितने भी भगवान जिनको हम मानते हैं तो उनको कभी गुस्सा नहीं आया हो। तो जो हमारे भगवानों को गुस्सा आया तो हम तो कितनी तगड़ी, हम कैसे रोक सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? सही। लेकिन मैंने इंटरव्यू से पहले भी आपसे बात कर रहा था, अभी इंटरव्यू भी चल रहा है, एक आध्यात्मिक साइड भी आपकी है ना? जी। तो ये कैसे, मतलब कोई देखिए इसमें यह है कि बचपन में ना, जब मैं छोटा बच्चा था, मतलब 10th से नीचे जब 8th 9th 7th, तो मेरे मन में विचार आता था यार मैं साधु बन जाऊं। और फिर जब 10th तक पहुंचा तो फिर मेरे मन में, क्योंकि हमारे फोरफादर, ताए, चाचे, मामे, दादा, पिताजी सारे फौजी थे, तो फिर 10th करने के बाद आया कि मैं फौजी बन जाऊं। तो सिचुएशन ऐसी बनी कि ना मैं फौजी बन पाया, ना मैं साधु बन पाया। लेकिन जब मैं एमएलए बन गया तो मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप इस लाइन में कैसे आया और क्या करना चाहते थे? तो मैंने कहा यार बचपन में मुझे आता था कि मैं साधु बन जाऊं, और सब 10th पास की तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड थी तो उसके हिसाब से मुझे फौज में जाना चाहिए था, और मन में था फौजी। तो कहता फिर क्या हुआ, आप ना तो फौजी बने ना पत्रकार, आप तो लीडर बन गए। मैंने कहा बना बेशक लीडर हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं काम फौजी वाला करता हूँ और सोच साधु क्या बात है, सोच साधु की रखता हूँ, मतलब काम फौजी का करता हूँ। पर्सनैलिटी हीरो वाली, डायलॉग हीरो वाला, सब कुछ हीरो वाला आपका। लेकिन ये जो साधु बनने का इरादा था, उसके बाद कहीं पहाड़ों के बीच बैठ के ऐसे शांत से फोटो खिंचवाने का इरादा तो नहीं ना था कोई? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसमें प्रैक्टिस हफ्ते भर आपने देखी होंगी तस्वीरें सोशल मीडिया पर, ऐसे पहाड़ों के बीच में ऐसे मेडिटेशन करते हुए तस्वीरें। देखिए वैसा कोई इरादा तो नहीं था। वैसे आजकल के ज़माने में ब्रांडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने की नहीं है। लेकिन मैं एक हफ्ते तक जिसको कहेंगे एकांत में, एक हफ्ते तक रहने की प्रैक्टिस में कर चुका हूँ। तो आपने सोशल मीडिया पे नहीं डाली वो चीज़? नहीं, क्यों? ये तो फिर मतलब डालनी चाहिए ना, जैसे बाकी भी डालते हैं। नहीं, अभी तो ये देखो फिर ये तो अपने बाहर तो हम धोखा करते हैं, सिस्टम से धोखा करते हैं, टोपी घुमाते हैं, लेकिन आप अंदर से भी धोखा करेंगे तो फिर ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। अपने आप से धोखा नहीं होता। तो आपका कहना है कि जो बाकी अगर कर रहे हैं तो वो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। वो अंदर की बात है, वो अंदर को जानने की बात है, और वो भी आप अगर ड्रामा करेंगे तो फिर मुझे लगता है ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, इसलिए उसमें। आपने जिक्र किया अपनी फैमिली का कि सारा थोड़ा आर्मी का बैकग्राउंड, आपके पिताजी शायद मिलिट्री में थे? जी। राइट जी। तो ऐसा होता है ना, आर्मी वाले मिलिट्री वाले बड़े सख्त होते हैं ऐसे, तो आपके फादर साहब भी थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के होंगे? नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। और उन्होंने हालांकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में उन्होंने 1948 में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पूरी वर्ल्ड वॉर में उन्होंने वो जंग लड़ी है, उसका हिस्सा रहे हैं वो भी। लेकिन कभी कभार हमारी तरह कभी कभार गुस्सा आता था, लेकिन ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था उनको, और बड़े स्ट्रिक्ट नहीं थे वो, मतलब कंप्रोमाइजिंग नेचर। बचपन में आप कैसे थे, ऐसे मतलब शरारती टाइप के कुछ, या कोई शरारतें तो करते ही होंगे, हर कोई करता है बचपन में? हाँ, बीच में शरारतें। आपकी शरारतें कैसी होती थी? हमारी शरारती गांव में रहते थे, कभी पानी में डुबकी लगा ली, कभी रेत में घुस गए। हमारी आजकल के ज़माने की शरारतें थोड़ी हैं, जो मॉडर्न शरारतें नहीं थी, हमारी देसी शरारतें। घर में ना एक माँ बाप की मतलब दो साइड होती है, तो माँ मारने वाले होते हैं, या तो पिताश्री जो होते हैं वो थोड़ी सी लाड वाले होते हैं। आपके घर पे क्या था, मतलब शरारत करके आते थे, मारता कौन था? देखिए, हमें मौका ही नहीं मिला, मेरे माता पिता को मुझे मारने का मौका नहीं। मैं 8th में था, गाँव में 8th तक स्कूल था, और 9th पढ़ने के लिए मैं शहर आ गया। तो समझ लो मैं 8वीं तक ही अपने परिवार के साथ रहा। फिर मैं मतलब मस्त मलंग रहा। कभी मेरा मतलब कभी एक दोस्त के घर में 10 दिन रह गए, फिर दूसरे में रह गए, कभी तीसरे में रह गए,
और वो रूटीन आज भी है करीब करीब। अभी थोड़े फैमिली वाले हो गए हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो इसलिए ज़्यादा घर में रहना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारी रूटीन यही रहती थी, आज आपके 10 दिन आपके घर में रह गए, 10 उसके रह गए, तो ऐसी ज़िंदगी सालों वाली चलती रही। तो मनकोटिया साहब आज स्पेशल चाय पिलवा रहे हैं हमें क्या? नहीं, ये फिलहाल लेकिन मनकोटिया साहब आपको एक बात बोलना चाहूँगा, मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा, आप रख दीजिए पहले, थैंक यू। मतलब ये एक तो आपका इतना बड़ा नाम है, बड़ा नाम यानी कि लीडर है, हर कोई आपको जानता है, लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी का कोई काम चल रहा था और आप यहाँ पे गोल मार्केट से होते हुए कितना 1 किलोमीटर पैदल चल के आए यहाँ तक जी, तो करीब करीब है ना। तो आप चाहते थे तो हमें वेट करवा सकते थे या कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन पैदल चल के यहाँ पे आ गए, क्यों? देखिए, अपने आप में ये धारणा कर लेना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो ऐसे थोड़ी बड़ा बन जाता है आदमी। ये तो सबसे बेवकूफ़ी है कि जो अपने मन में सोचता है मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, बड़ा लायक हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा आदमी हूँ, तो वो समझो वो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ है। तो इसलिए मैं अक्सर अगर उधमपुर में देखेंगे तो मैं मैक्सिमम स्कूटी में घूमता हूँ। अरे क्या बात है, स्कूटी में, क्योंकि एक तो इकोनॉमिकली वो ठीक सूट करती है, दूसरा मज़ा भी आता है, ताज़ी हवा लेते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस गाड़ी में आपने मतलब 10 मिनट लगाना है चक्कर लगा के शहर में पहुंचना, आप 2 मिनट में पहुंच जाओगे, किसी भी गली में घुस जाओगे। तो चाय पीते पीते बातें करते हैं। श्योर। तो कभी मतलब ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, क्योंकि आप तो नहीं, मैं ले लूँगा कोई बात नहीं, आपकी कोई बात नहीं, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि मतलब एक तो लीडर है, पॉलिटिक्स में रह चुके, हर कोई आपको जानता है, कहीं पर आप गए और यार कोई शख्स है जो आपको पहचान ही नहीं रहा कि ये कौन आ गया? बहुत बड़ी बार हुआ, कोई एक किस्सा हो जाए? बड़ी अक्सर होता रहता है, और खासकर जब से कोरोना आया, मास्क पहन के पहचानता ही नहीं कोई। कई बार तो लोग अंदर नहीं घुस लेते भैया फिर उसके बाद जब मास्क दिखाते हो शक्ल ये तो अक्सर ये तो कोई एक आध बात हो तो फिर बताएं, अक्सर होता रहता है। सही, लेकिन कब कैसा फील होता है उस टाइम पे यार कि मेरे को नहीं पहचान रहा, इतना काम किया, इतने साल से पॉलिटिक्स में, पहचानना तो चाहिए था, ऐसा आता है फील? नहीं, फिर वो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे अंदर ईगो की है कि मैं, हालांकि मैं नहीं कहता कि मेरे अंदर मैं नहीं है, मेरे अंदर भी है, लेकिन जितनी मैं कम करेंगे उतना जीवन सफल होगा, उतना इतना वंडरफुल होगा, इतना एंजॉयफुल होगा। जब मैं हूँ मुझे ये रिकग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, मुझे इस्लाम मिलनी चाहिए, मुझे ये मिलनी चाहिए, तो वो दिक्कत है, इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल में रखता हूँ। लेकिन आजकल तो आप फिलहाल पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर हो गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है? नहीं, फिर कहीं संन्यास लेने का इरादा तो नहीं ना? नहीं, अभी संन्यास दिलाना है लोगों को। दिलाना है? किनको दिलवाना है? कुछ लोग बता दीजिए जो डिजर्व नहीं करते हैं, जैसे कि एक नाम। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक नहीं, मुझे लगता है कि देश के अंदर, मैं पूरे देश की अभी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ओवरऑल अगर बात करूं, देश के अंदर अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारे देश में है, हमारे जम्मू कश्मीर में है कि जितने भी लीडर हैं सारे बिजनेसमैन बन गए। अरे सारे बिजनेसमैन बन गए, और बिजनेसमैन बन के फिर कहते हैं अब हमें 2 सलूट और 2 PSO चाहिए, तो फिर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। और यही वजह है कि लोगों को सुनवाई है, ट्रांसफार्मर खराब है, कोई LG को कहना पड़ता है कि आपका ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए उसको लाना पड़ता है। क्या करेंगे आपके जो काउंसलर हैं, DDC हैं, BDC हैं, XMLA हैं, एक्स मंत्री हैं, क्या करने हैं? और वैसे भी रूटीन में है, ये छोटे मोटे काम है, किसी मतलब कि हम सारे बिजनेसमैन बन गए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम टाइम तब होगा जब इलेक्शन आएगी, तो उस दिन हम 1 महीना दौड़ेंगे, हम बिजनेस कहेंगे यार भैया ये मेरा मुंशी तो ये संभाल, 1 महीना में बिजी रहूंगा इलेक्शन में, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा। लेकिन मनकोटिया साहब, आपका कोई बिजनेस है ऐसे? नहीं, बिल्कुल कोई बिजनेस नहीं, तो कभी बिजनेस किया ही नहीं, और बिजनेस है भी तो नहीं। हर कोई होता है ना, जैसे एक फैमिली में एक बंदा होता है, अपना सर्कल सोच के चलाता है, तो आप किस तरह? नहीं, ऐसे मेरे दोनों ब्रदर हैं, तो दोनों बिजनेस करते हैं, मतलब छोटा मोटा अपने रोजी रोटी का, लेकिन बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं कभी उस फील्ड में गया नहीं, और ना मुझे इंटरेस्ट है। तो 1 पॉइंट मतलब अराउंड 10 लाख समाज सेवा करते हैं। तो ऐसे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के साथ तो आप मतलब वाकिफ़ ही हैं, रूबरू ही हैं, बाकी जितने भी लीडर्स हैं हमारे, उनके साथ भी रूबरू ही। कोई एक ऐसा लीडर लगता है आपको कि यार ये डिजर्व ही नहीं करता, या मतलब पॉलिटिक्स में आना ही डिजर्व नहीं करता? कोई एक ऐसा नाम हो जाए या थोड़ा हिंट हो जाए, हम समझ जाएंगे बहुत समझदार है। कोई कुछ आप देखिए कि बात है कि मैक्सिमम उसमें से आप कोई हमारे साथ असेंबली में रहा है, कोई हम किसी का पर्टिकुलर नाम लूंगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो डिजर्व करते हैं व्यापार करने में। बहुत कम लोग हैं जो डिजर्व करते हैं। अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, मैक्सिमम उनमें से अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कम डिजर्व करते हैं। क्यों? कि उनका प्रोफेशन बिजनेस है, और वो फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने पॉलिटिक्स को चुना है, ये गलत है। और जो भी अपने लिए जितने लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं जो फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं ना, फुल टाइम समाज सेवा करते हैं, वो सारे डिजर्व करते हैं। और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनमें से एक भी डिजर्व नहीं करता। मैं मोटी बात कहूँ, चाहे मेरा दोस्त है चाहे वो मेरा दुश्मन है। तो मतलब जो बिजनेस करता है वो पॉलिटिक्स डिजर्व ही
नहीं कर सकता। कैसे करेगा मुझे बताओ ना। उसको आपको प्रॉब्लम है कि आपका पानी नहीं आ रहा, आपकी बिजली नहीं आ रही, आपको फलां प्रॉब्लम है, तो वो अपने घर में हिसाब कर रहा है कि आज मेरा कितने ईंटें मेरी कितनी बिकी हैं, मेरी बिजली कितनी बिकी है, तो क्या कितना इंटरेस्ट होगा आपके काम में उसको। सही बता। तो आप चाय भी साथ साथ में ले लें क्योंकि ठंडी हो जाएगी, आपने मंगवाई है, पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, वैसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मनकुटी साहब, वैसे आप टी पर्सन है कॉफ़ी पर्सन है, क्या मतलब चाय ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी? ये भी एक मुझे आज तक समझ नहीं आई। मुझे बड़ी बार घर वाले पूछते हैं कि नमक है कि नहीं। मैंने कहा यार सोचना पड़ेगा। नमक तो है लेकिन ज़्यादा है कम है, इसका मैं टेस्ट में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने कभी। ये टेस्ट टूस्ट की बातें नहीं करो, आजकल टेस्ट नहीं आए तो फिर कुछ और होता है, कोरोना शुरू होना, मतलब बचपन से है ना, सही टेस्ट का पता नहीं लगता। बचपन से कोरोना है। फिर ठीक है, ये तो ऐसे डरा दिया था आपने। तो ऐसे खाना वगैरह बनाना आता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। तो क्या आपकी फेवरेट डिश क्या है जो आपको बनाने में मज़ा आता है और खाने में मज़ा आता है? मैंने आपको कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वही चीज़ खानी है और वो नहीं खानी है। कुछ मतलब कुछ भी मिल जाए, बना बनाया होना चाहिए। हाँ, मतलब वो नहीं है कि जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। अच्छा, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, बस वही उसी फॉर्मूले पे काम। बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? नहीं, वही कह रहा हूँ। जितना जीने के लिए जरूरी उतना खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। जितना जीने के लिए खाने की ज़रूरत है उतना खा लो। अब अक्सर क्या होता है कि हम खाने के लिए जीते हैं कि अब ये खाएंगे, वो खाएंगे, सुबह ये खाएंगे, दोपहर ये खाएंगे, सपना भी आता है, प्लान भी बनता है, तो सारी ज़िंदगी खाने में चली जाती है। तो खाना तो उतना ही चाहिए जितना जीने के लिए ज़रूरी है। तो हम उसी पे विश्वास तो आपका ऐसे कोई मतलब प्लान है, कोई ऐसा एम है कि आगे जाके पॉलिटिक्स में मैं चेंज लाना चाहता हूँ या कुछ ये इस मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ, कुछ ऐसा सोच के रखा आपने? बेसिकली मैं आपको बताऊँ, एक तो मैं बेसिकली एक तो समाज सेवक हूँ और बाई हर्ट, दिल से है, मतलब खून में है, ब्लड में है कि कोई किसी को कुछ तकलीफ होती है तो शायद कई बार नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन अंदर से वो कहता है यार मैं कुछ करूं। एक तो वो चीज़ हुई, और दूसरा हम वो लीडर नहीं है कि मतलब मुझे कल आप कहेंगे कि मैं आपको मंत्री बनाऊंगा, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जी हजूरी करनी है हमारी, वो हमारे बस की बात नहीं है। हम थोड़ा रिबेल कल को आप मुख्यमंत्री बन गए तो हम मिल सकते हैं ना इससे? मैं तो अपना सोच के चलूंगा ना। हम थोड़ा रिवेलियन होते हैं ना, रिवेलियन। हाँ, रिवेलियन है, बागी टाइप लीडर हैं हम। वो सोच से अलग। हाँ, वो नमस्ते करने वाले, नमस्ते करने से कोई कुर्सी मिल जाए वो लीडर नहीं है। रिवेलियन लड़के लेंगे, लड़के तो आगे भी छीन के लेंगे अपना। किससे लेंगे वैसे? किससे लेंगे हक? हाँ देखिए, हक तो हर चीज़ से लेना पड़ता है। अगर आप हवा लेने की कोशिश नहीं करेंगे ना तो ये हवा भी शरीर के अंदर नहीं जाएगी। इसके लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, इसके लिए भी फाइट करना पड़ता है। लेकिन हक लेने के लिए भी एक मतलब आपको सहारा तो चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टी का। तो अगर कल को कोई पार्टी, अगर बीजेपी आपको ऑफर करती है आने के लिए, तो देखिए मुझे लगता है कि मैं आपकी हिस्ट्री ज़्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरी जहाँ तक आप जानते हैं, हम जिन फैमिलीज से हम आते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में कुछ प्री प्लान नहीं होता है, हमारी ज़िंदगी में बनता जाता है। वो तो इंटरव्यू से पहले बता दिया था आपने कि मैं रैंडम करता हूँ कुछ। हाँ, प्री प्लान होता है। अंबानी के घर में बच्चा पैदा हुआ, 2 साल बाद क्या करेगा, 2 साल एक दिन में क्या करेगा, वो कल की गाड़ी लेगा। हम देखते हैं सुबह क्या होगा, सुबह देखेंगे, आज की रात निकालो। सही बात है। तो इसलिए हम ज़्यादा प्लान ही नहीं करते हैं कि हम कौन सी पार्टी में क्या करेंगे। मेरी सिचुएशन बनती जाती है, लेकिन ये पक्की है कि सोच पॉजिटिव रखनी है। ये नहीं कि मैं ऐसा करूँगा जिस किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। हाँ, वो करेंगे जिसका मुझे भी बेनिफिट हो, लेकिन मेजॉरिटी में मेरे लोगों को बेनिफिट हो, मेरी पब्लिक को, आम लोगों को, जनता को, देश को, समाज को वो बेनिफिट हो, वो काम करेंगे। ये माइंड में रहता है, तो ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन बन जाती है, वो बन जाएगी। अभी मेरे और रियलिटी बताऊँ, बड़े लोगों ने कहा यार ये तो बीजेपी के साथ फिट हो गया, इसका टांका भिड़ गया है, ये तो जाएगा तो 5 महीने हो गए, क्यों नहीं गया? सही बात। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी पार्टी के साथ गया, किसी के साथ मिला, उसके बाद मैंने रिजाइन किया, ऐसा नहीं था। कर दिया तो कर दिया। अब कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, अपनी पार्टी बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट रहूंगा, कोई प्लानिंग नहीं है। सिचुएशन बनेगी, उस सिचुएशन के हिसाब से काम चलेगा। तो लेकिन लोगों के आइडियाज़ लेते रहते हैं, लोगों के मतलब सिचुएशन जो भी बनेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बात करेंगे। आप जैसे मतलब अच्छी सोच रखने वाले साथियों से मशवरा करते रहते हैं, सुझाव लेते रहते हैं, अपने माइंड में रखते रहते हैं, फिर उसमें मेजॉरिटी जो लोगों का होगा उसी हिसाब से करते हैं। मनकुटी साहब, इतनी मतलब बड़ी आपकी पॉलिटिकल लाइफ रह चुकी है, इतने सारे साल आपने पॉलिटिक्स को दिए, तो इतने सालों में कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको लगा यार कि ये क्या हो गया, कुछ मज़ेदार? जैसा कि किसी ने मतलब कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया हो या इंसल्ट की हो, इस टाइप का कह रहे हैं आप? कहाँ कुछ ऐसा? बड़े बार होता है, लेकिन खासकर मैंने कहा कि कोरोना में एक दिन क्या हुआ कि मैं एक घर के लिए कुछ वो प्लांट लेने के लिए ना नर्सरी में गया था।
तो लॉकडाउन था तो वहाँ पे बंद था, तो इतनी देर में ना क्या हुआ कि पुलिस के SHO आए और उनकी जिप्सी वहाँ पे आई, तो वो सारे लोग भागे वहाँ से। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने जब देखा कि अब ये मुझे पहचाने का, यार तू भी लॉकडाउन का वायलेशन कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, तो मेरा दोस्त भी थे वो। तो मैं मास्क तो बंधा था, मैं कुर्सी पे बैठ गया। तो इतनी देर में SHO ना वो कुर्सी उससे जिप्सी से उतरा, कहना ओए तेनू कितनी बार किया तेनू बंद रख, तू बंद नहीं रहा तेनू। मैं जी कोई गल नहीं, कल तू बंद कर दिया। फिर बस दूसरे दिन मेरा, मैं कहीं बड़े दाड़े वाड़े मारते हुए, कहता क्या हुआ? मैं कहा नर्सरी वाले को दाड़ा मारा आपने। कहता आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं तो बैठा था, नर्सरी वाला था। कहता यार ये अच्छा था। कई बार होता है ये। सही बात है कि कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त वगैरह हैं? हाँ, ऑलमोस्ट सभी पार्टीज में। जैसे कि कोई नाम? जैसे कि आपके जुगल जी हैं, आपके मेंबर पार्लियामेंट, हमारे 12 साल हम इकट्ठे रहे हैं, जो असेंबली में इकट्ठे रहे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। जैसे कि आपके अश्विनी शर्मा जी हैं, अच्छे दोस्त हैं हमारे। मनजीत जी हैं हमारे, जो आजकल अपनी पार्टी में हैं। श्याम शर्मा जी हैं, रमन बल्ला जी हैं, काफ़ी। तो जब ये सारे दोस्त चाय पे बैठते हैं तो डिस्कशन क्या होती है उस टाइम पे? देखिए उसमें ज़रूरी नहीं है कि कई बार लाइटर गप्पे शप्पे भी होती हैं, लेकिन कई बार ये चर्चा भी रहती है कि जैसे मतलब स्टेट की सिचुएशन क्या है, नॉर्मलसी कैसे आएगी, हालात कैसे सुधरेंगे। अच्छा, सारे मिलके करते हैं इस टॉपिक पे बात? डेफिनेटली कई बार बड़ी मतलब सीरियस टॉक्स भी होती हैं और कई बार गपशप भी होती है, थोड़ा लाइट मूड में भी गप्पे शप्पे भी होती हैं। तो ये नहीं होता कि यार बलवंत तूने ये बोल दिया मेरे बारे में, नहीं बोलना चाहिए था, क्या कर रहा है? हाँ, मैं एक बार बड़ा इंटरेस्ट बताऊँ कि अक्सर क्या होता है, हमारे अश्विनी और ये जो ना रमन जी, ये दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे। मतलब हम भी थे, लेकिन ये काफ़ी, और अश्विनी जी अक्सर ये रमन बल्ला जी मंत्री थे, तो अश्विनी जी तकरीबन इनके घर में ही रहते थे श्रीनगर में। तो एक दिन ये दोनों गाड़ी में आते हैं, तो आगे असेंबली के अंदर थोड़ा लेट पहुंचे, तो हम रमन बल्ला जी के उनके डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, तो ये आते ही शुरू हो गए। मुर्दाबाद। मैं यार थोड़ी अभी उनकी गाड़ी में बैठे हो, अभी साथ में ही तो थे यार। तो कई बार ऐसा होता है। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसमें ये होता है कि पर्सनलाइज नहीं होता है, लेकिन जब इशू की बात है, पब्लिक के इशू की बात है, तो नेचुरली आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? बिल्कुल। और तो आप जब MLA हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, और लोगों की जो है, जो लोगों को राइट बनता है, हक बनता है, लोगों की जो अधिकार बनता है वो लोगों तक पहुँचे। तो वो तो गवर्नमेंट से आप पूछेंगे नहीं एज MLA, तो फिर कौन पूछेगा? वो तो आम आदमी जाने से। दोस्तों की बात हो ही रही है तो हर्षदेव जी का जिक्र कर लेते हैं। तो उनके साथ फैमिली टर्म्स भी है, बचपन से लेके अभी तक का, पॉलिटिक्स में एंटर होने के बाद किस तरह का रिश्ता रहा आपका उनके साथ? देखिए हर्षदेव जी मेरे भाई हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरे रियल कज़न भी हैं, और हमारे मैं कहूँगा कि हमारे गुरु भी हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और टर्म्स हमारे अक्सर अच्छे रहे हैं, और टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं कभी है। नहीं, मतलब ऐसे होता है ना, दो भाई होते हैं, एक शरारती होता है, एक संभालने वाला होता है, तो आप दोनों में से ऐसा कोई था, मतलब एक शरारती दूसरा संभालने वाला या कुछ? नहीं, एक तो ये था कि हर्षदेव जी ज़्यादा जम्मू में रहते थे, मैं उधमपुर में रहता था, तो उनकी शरारत जम्मू में रहती थी, मैं उधमपुर में रहती थी, एक दूसरे को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसलिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडर्स होते हैं, नज़र तो रखते ही होंगे आप हर किसी पर, तो जैसे कि हमारे रैना साहब हैं, वो तो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? तो आपका टॉपिक ही उन्हीं से स्टार्ट हुआ है, तो उनके बारे में हम क्या क्या बोलेंगे? देखिए बेसिकली ये भगवान की क्रिएशन है, ठीक है ना। भगवान ने एक सांप बनाया जो डसने के बाद नहीं बंदा मरता है, एक सांप ऐसा कि डसता है तो बंदा मतलब उसके ऊपर ही गिर जाता है। तो ये क्रिएशन भगवान की है ना, सांप का कसूर नहीं है ना। सांप कौन है, मैं समझ नहीं रहा था, ये क्लियर करना। जहर कौन से सांप को कितना दिया है, कौन से आदमी को कितना बोलने का क्षमता दी है, कौन से किसी को कम दी है, किसके, मतलब वो कुछ ना नेचुरल चीज़ें होती हैं ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उनका अपना ज़िंदगी जीने का, अपनी बात करने का उनका अपना अंदाज़ है। शायद उनको पॉलिटिकल लेवल पे या पार्टी लेवल पे या पार्टी की डायरेक्शन होगी कि इस तरीके से बात करनी है, तो उसके ऊपर मैं अब थोड़ा अनपॉलिटिकल मतलब इंटरव्यू करने की कोशिश करें, लेकिन है तो पॉलिटिशियन ही, तो बड़ा समझ बूझ के साथ तोल मोल के आपने जवाब दिया। लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं चीज़ें थोड़ी सी ऑब्जर्व करता हूँ। आप गुनगुना रहे थे कोई गाना, तो गुनगुनाना आपको अच्छा लगता है, गाना वगैरह? हाँ, जब थोड़ा सा टेंशन फ्री है तो अभी टेंशन फ्री है, कोई टेंशन तो नहीं ना अभी? ना बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर हो जाए एक गाना, कोई गाना मेरा, अगर गाना सुनेंगे तो आपका चैनल पे देखेगा। नहीं, हमारे 4 व्यूअर्स और आ जाएंगे। मेरा गाना कोई जो गुनगुना रहे थे मेरे को वो सुनना है, ऐसे मतलब थोड़ी सी रिक्वेस्ट। मुझे अब पता नहीं कौन सा गुनगुना रहा था आपने मुझे। कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। अक्सर हम जब कॉलेज में टूर वूर में जाया करते थे ना, तो हमारा एक ज़्यादा गाना मुझे गाना वाना नहीं आता है,
लेकिन अक्सर हम उस गाने को सुनते थे, हमारी सारी टीम, तो वो गाना था कजरा मोहब्बत वाला। गा दो, थोड़ा सा गा दो, मैं साथ में गाऊंगा, कसम से मैं साथ में गाऊंगा। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। और देखो टॉपिक मतलब इतना अच्छा प्यारा गाना आपने गा ही दिया, तो मैं ये पूछ रहा था कि ऐसे कोई कुर्बान वगैरह हुए कॉलेज टाइम पे किसी पे, या मतलब कुछ हर किसी की ज़िंदगी में होता है? एक्चुअली हमारा मैं आपको बताऊं ना, हमारा एक जो ग्रुप था ना, हाँ। तो ग्रुप में सुबह ही डिस्कशन होती है कि जो भी लड़का लड़की से बात करेगा तो ग्रुप से आउट हो जाएगा। ये अच्छा था। इस चक्कर में हालांकि हमारा को एजुकेशन था, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रुप के अंदर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। जो बात करेगा तो ग्रुप से ग्रुप हो जाएगा। ये रूल बनाया किसने था? ऑलमोस्ट सारे एक जैसे ही थे। मिस्टर टंडे, तो मतलब ये मानते थे कि मिस्टर टंडे सारे एक जैसे ही थे। तो ये मानना तो नहीं था कि अगर बातें करेंगे तो फिर थोड़े से भटक जाएंगे ध्यान वान, तो भी अब अभी तो इतना मुझे नहीं लगता कि हमारा इतना माइंड इतना खुला था कि हम कोई दूरदर्शी सोचते थे, लेकिन वैसे जैसे कहते हैं मिस्टर टंडे ने कह दिया, सही है। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, ये थोड़ा सा मतलब लाइटर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ना बड़े दिनों से कुछ अफवाहें वगैरह चल रही हैं, सोशल मीडिया पर देखने को चल रहा है, बोल रहे हैं जम्मू अलग स्टेट बनेगी या बननी चाहिए। आपके क्या विचार है, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, या क्या? मुझे ये लगता है कि जम्मू स्टेट अलग बनेगी और हमारे हाथों बनेगी। क्या बात है, ये अभी आप ऑन रिकॉर्ड। और इसमें मुझे लगता है कि हमारी कुर्बानी भी लगेगी ना, तो पहला शख्स जम्मू के अंदर होऊंगा मैं। और ऐसा नहीं है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 1998 में उधमपुर में 500 लोगों की रैली जम्मू को लग राज्य दे, बिल्कुल। और उसको मैं अगर मुझे लगता है कुछ फेसबुक पे आपको पुराने फोटो भी मैं देखूंगा और भेजूंगा, मैं सोशल मीडिया में भेजूंगा। आज का नहीं है, हमारा एक मजबूत रहा है। और असेंबली के अंदर का आप देखें कई बार हमने किया, लेकिन हमारा पार्टी लेवल पे ये रहता था कि जैसे पार्टी का भी स्टैंड है कि हम स्टेटहुड वापस लें। मेरी जिस पार्टी से हमने अभी निकले हैं, पैंथर्स पार्टी से, तो ये रहा है कि स्टेटहुड वापस मतलब पूरी स्टेट वापस। हमारा बीच में यही प्रॉब्लम रहती थी, हम कहते थे कि जम्मू स्टेट कश्मीर को। इवन मैं अपना इंटरव्यू जब 2019 में जब जम्मू कश्मीर यूटी बना और दूसरा इलेक्शन हुए अभी 1-1.5 महीना हुआ था, तो मुझे जब मैं 2-3 बार मतलब लेटने की, शाम को लेटते थे ना, तो 2-3-4-5 बार मेरे लेटने में ये मुझे आया कि यार जम्मू कश्मीर के लिए कुछ होने वाला है। तो फिर मैं सोचूं यार अभी 3-4 महीने 2 महीने नहीं हुए इलेक्शन हुए, तो अगर गवर्नमेंट करेगी भी, केंद्र करेगा भी, तो आज क्यों करेगा, ये टाइम आने पर करेगा जब इलेक्शन होगी। तो मैंने अपने साथी को कहा, तो मैंने कहा एक मेल करो प्रधानमंत्री जी को, जम्मू कश्मीर के मतलब हम कुछ उनसे चर्चा करना चाहते हैं, हमें टाइम दीजिए। तो हमने मेल तैयार भी कर ली, लेकिन फिर दूसरे दिन में कहा छोड़ यार, वो कहेंगे बेवकूफ़ है, अभी जम्मू कश्मीर के मतलब कोई चर्चा ही नहीं है। फिर दूसरे तीसरे माइंड में ये आ गया कुछ होने वाला है, तो फिर मैंने कहा कि मेल कर दी। वहाँ से हमें मैसेज आया, फिर हम मिलने भी गए, उसकी मैं लंबी स्टोरी है। और हम ये जो फार्मूला आज लागू हुआ है, सेम फार्मूला हमने दिया। हो सकता है मेरा प्रधानमंत्री, हालांकि मैं प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँचा, बुलाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जितेंद्र सिंह जी से मिलिए। मैंने कहा उनसे तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ इस मसले में। कहते जी अब उन्होंने कहा है आपने मिलना है तो देख लो, नहीं मिलना है। तब मैंने कहा उन्होंने कहा है तो इसका मतलब मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने अपना फार्मूला वहाँ पे दे दिया। अब उन्होंने आगे पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, लेकिन सेम फार्मूला था, सेम फार्मूला। मैं आपको रिकॉर्डिंग बताऊँगा, सेम फार्मूला। सिर्फ उसमें हालांकि ये भी चर्चा थी कि जम्मू को स्टेट और कश्मीर को यूटी बनाएंगे, ये चर्चा उस टाइम भी थी और आज भी है। बाकी जो फार्मूला मैंने दिया ऑलमोस्ट वही उसी फार्मूले पे काम हुआ। मैं नहीं कहता मेरे फार्मूले पे, हो सकता प्रधानमंत्री के पास लाखों दिमाग हैं, किसके दिमाग से हुआ, लेकिन मेरे पास भी वही दिमाग था जो आज हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे ब्लड में, मेरे खून में, मेरी सोच में, मेरी नज़र में, मेरी सांस में जम्मू स्टेट है और जम्मू स्टेट हम बनाएंगे। इसके सिवाय जम्मू के लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता है, इसके सिवाय कश्मीर के अंदर शांति हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये डोगरा क्रांति दल क्या है? ये एक हमारी एनजीओ है, ये हमने 1996 में एक एनजीओ तैयार की थी। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं 1996 में उससे पहले मैं कर्नाटका में लॉ कर रहा था, मेरा सेकंड ईयर था। तो मैं वहाँ से सेकंड ईयर में मैं उधमपुर में आया था। तो ये 10 साल जैसे आज जो पॉलिटिकल प्रोसेस ठप है ना, जैसे उस टाइम भी मिलिटेंसी की वजह से 87 के बाद इलेक्शन हुआ नहीं था। तो 96 में इलेक्शन हुआ। तो उन दिनों में कर्नाटका गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में मैं लॉ कर रहा था। तो वहाँ से मैं आया था, सेकंड ईयर का स्टूडेंट था।
तो मैं आया था तो इन बिटवीन इलेक्शन अनाउंस हो गया, तो किसी ने बिंचिंग ये बता दिया यार लड़का कोई एक्टिव है तो इसको थोड़ा टिकट दे दो। अच्छा। तो वो टिकट मुझे दे दी पार्टी की, तो मैंने इलेक्शन लड़ दिया, तो मुझे 500-600 वोट मिल गया। तो उस टाइम पर जब मैं गाँव में इलाके में जाता यार मैं पैंथर पार्टी का, कहता यार कौन सी पैंथर पार्टी, वो मतलब बड़ी उल्टी सीधी बातें करते थे। तो मैंने सोचा यार अगर मैं पैंथर पार्टी का नाम सीधा करने के चक्कर में पढ़ूंगा तो मेरी ज़िंदगी चली जाएगी, इससे बेहतर है कि मैं कोई एक ऐसा नाम ढूंढूं और जो लोगों के मन में घुस जाए और लोगों को आसानी से समझा सकूं। तो उस दौरान हमने एक एनजीओ बनाई डोगरा क्रांति, उसके प्लेटफॉर्म से हम फिर गाँव जाके लोगों को समझाते हैं। हमने फ्री एम्बुलेंस भी लंगर वगैरह, ये 96 की है, तो अभी इसका मतलब तो वैसे जस्ट फॉर जनरल नॉलेज एक एनजीओ क्या पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो सकती है? मतलब ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो हो सकती है। नहीं, आप अगर कल कहें कि उसको कहें कि हम एनजीओ जो हमारी रजिस्ट्रेशन है इसको कैंसिल कर दो, हाँ, और उसको पॉलिटिकल पार्टी में, हाँ उसको बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता हो सकती है, लेकिन हम करेंगे नहीं। अच्छा, ये क्लियर है? नहीं, ये वाली एनजीओ पॉलिटिकल पार्टी नो नॉट ये लोगों के लिए, इसको पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और बहुत से नाम है, बहुत से, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई बहुत से नाम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ये एनजीओ रहेगी, इसको पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट नहीं किया। ये क्लियर है? हाँ, ये डेफिनेटली। चलो, थैंक यू सो मच बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा मजा आया मुझे बातचीत करके, उम्मीद करता हूँ आपको भी आया होगा। आया? हाँ, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और जिस तरह से जब जम्मू का नाम लिया मैंने तो इनका एकदम वो एग्रेशन वाला रूप सामने आ गया, एंड इन्होंने कहा कि जम्मू को स्टेट बना के छोड़ेंगे अलग से, एंड इनकी विचारधारा अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा। लेकिन मनकोटिया साहब से बातचीत सुनकर और इनका गाना सुनकर भी मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अच्छे कमेंट कीजिए, और फिलहाल दीजिए इजाज़त। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.